दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 21, ड्रैगन की दहाड़। रिचर्ड ने उसका मजाक उड़ाने के बाद अचानक उसे नजरअंदाज कर दिया और लड़के के चेहरे पर उदासी छा गई। फिर भी वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कामयाब रहा, यह महसूस करते हुए कि उसका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक छोटा बच्चा था, उसके क्रोध के लिए पूरी तरह से अयोग्य। अगर दूसरों को पता चलता कि उसका किसी बच्चे से झगड़ा हुआ है तो वे केवल उस पर हंसते। अपने भोजन पर लौटने से पहले उसने रिचर्ड पर छींटाकशी की। बुरे आदमी, ये कैसी जगह है? रिचर्ड ने मिस्टर जो से पूछा। एप्पल टाउन के उत्तर में जंगल का एक हिस्सा शहर के आधे आकार का है। इसे अंधेरे का जंगल कहा जाता है, जो कई जानवरों से भरा हुआ है। यह इस शहर के उन बच्चों के लिए प्रशिक्षण स्थल है जो अभी जादू सीखना शुरू कर रहे हैं। केवल 17 साल से कम उम्र के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है, श्री जो ने समझाया। मैं जो जानता हूं वही ये है कि प्रवेश करने वाले बच्चों को उनके प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक कलाकृति दी जाती है। वे जितने अधिक जानवरों को मारेंगे उतने अधिक अंक अर्जित करेंगे। एक बार जब वे एक निश्चित संख्या तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। ओह, रिचर्ड उत्सुक था। एक ऐसी जगह जहां पुरस्कार भी दिए जाते थे ने उनकी रुचि को काफी बढ़ा दिया। इसे किसने बनवाया? नगर स्वामी, रिचर्ड ने पूछा। सिटी लॉर्ड एप्पल टाउन में सबसे मजबूत प्राधिकारी हो सकता है, लेकिन रिचर्ड को संदेह था कि वे इतने बड़े प्रशिक्षण मैदान का निर्माण कर सकते हैं। नाइट वैली सिटी के मुनशेडो परिवार ने इसे आसपास के कस्बों का समर्थन करने और होली स्टार किंगडम को उसकी मैगी को मजबूत करने में सहायता करने के लिए बनाया था। इस वजह से उन्हें राज्य से कई विशेषाधिकार प्राप्त हुए, श्री जो ने उत्तर दिया। जब उन्होंने उस परिवार का जिक्र किया तो मिस्टर जो की आंखें प्रशंसा से चमक उठी। रिचर्ड ये पूछे बिना नहीं रह सका, आप मुनशेडो परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? अतीत में वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, जिनकी हस्तियां दुनिया भर में घूमती थीं। हालांकि उनका पतन हो गया है, फिर भी पूरे राज्य में उनका सम्मान किया जाता है। विशेष रूप से अब उनके पास लेडी रेबेका है, जिसे क्षेत्र की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में मान्यता प्राप्त है। जादू में उनकी प्रतिभा असाधारण है, यहाँ तक कि अभी भी युवा होते हुए भी वह पहले से ही सबसे मजबूत मैगी में से एक बन गई है। उनसे आगे निकलने वाले लोग ज्यादातर उम्र में बड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि वह एक दिन अपने पूर्वजों की तरह विश्व प्रसिद्ध हो जाएंगी। जब भी मिस्टर जो लेडी रेबेका के बारे में बात करते थे तो उनका लहजा प्रशंसा से भरा होता था, लेकिन साथ ही डर का भी आभास होता था। युवा मास्टर, आपको कभी भी लेडी रेबेका के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। वह निर्दयी है और उसके कई छिपे हुए अधीनस्थ उसके जासूसों के रूप में काम करते हैं, मिस्टर जो ने धीमी आवाज में कहा। तो उसके पास कई जासूस हैं? हम्फ, लेकिन वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, रिचर्ड ने सोचा। कारण सरल था, उसने अपने बेटे की जांच करने की भी जहमत नहीं उठाई। शायद वह ये भी भूल गई थी कि उसके कभी कोई बच्चा भी था। वैसे भी क्या अंधेरे का जंगल रात में खुला रहता है? रिचर्ड ने पूछा। नहीं नहीं, केवल दिन के दौरान। रात में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है, श्री जो ने उत्तर दिया। लगता है हम लंबे समय तक एप्पल टाउन में रहेंगे, रिचर्ड ने खुद से बुदबुदाया। युवा मास्टर, आप यहाँ हैं। मैं आपको पूरे शहर में खोज रहा हूँ। अंधेरे के जंगल से बाहर आने के बाद आप घर क्यों नहीं लौटे? क्या आपको चोट लगी है? अचानक लगभग 20 साल की एक नौकरानी घबराई हुई आवाज में अंदर आई और उस 15 वर्षीय लड़के के पास आई, जो स्पष्ट रूप से नाराज दिख रहा था। एल्सा, मैं ठीक हूँ, वापस जाओ, मैं बाद में लौटूंगा, उन्होंने कहा। नहीं, मुझे तुम्हें वापस ले जाना चाहिए। यंग मास्टर विलियम, मैडम तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित है। उन्होंने तुम्हें बहुत अधिक धक्का देने के लिए सर को डांटा था। यदि तुम मेरे साथ नहीं लौटोगे तो तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, एल्सा ने दृढ़ता से उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नौजवान, बेहतर होगा कि तुम ज्यादा दिखावा न करो। अपनी माँ को चिंता से मत रुलाओ। जब रिचर्ड और मिस्टर जो रेस्तरां से बाहर निकले तो टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सके। उसने उस 15 वर्षीय बच्चे की ओर एक ठंडी मुस्कुराहट दी, जिसकी अभिव्यक्ति अविश्वास में डूब गई। 7 साल के बच्चे से ऐसी बातें सुनकर एल्सा भी हैरान रह गई। विलियम लगभग गुस्से में आ गया, लेकिन एल्सा ने उसे रोक दिया। स्पष्ट रूप से वह अपने से आधी उम्र के बच्चे के साथ लड़ाई में शामिल होने को तैयार नहीं थी। युवा मास्टर, क्या आप घूमना चाहेंगे? मिस्टर जो ने पीछे से पूछा। नहीं, घर वापस, रिचर्ड ने उत्तर दिया। आज रात वह तब तक एथर को सोचता रहेगा जब तक वह सो नहीं जाता, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास कल के लिए और भी बहुत कुछ है। चूंकि मिस्टर जो के घर में 2 कमरे थे, उनमें से प्रत्येक ने एक कमरा ले लिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह सुरक्षित और चमगादड़ों से मुक्त है, रिचर्ड ने अपने कमरे को अंधेरे में छोड़ दिया। पूरे अंधेरे में घिरे हुए फर्श पर क्रॉस लेग बैठकर उसने एथर को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जो उसने देखा इस शहर में आसान था। पर्पल रोज विलेज की तुलना में उसे लगा कि अगर वह खुद को आगे बढ़ाएगा तो वह यहाँ 4 एथर को अवशोषित कर सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना प्रशिक्षण शुरू किया, सिस्टम से अप्रत्याशित सूचनाएं सामने आईं। आपका एथर 876 से बढ़कर 877 हो गया है।
ड्रैगन सम्राट के कोडेक्स में आपकी महारत 25% से बढ़कर 30% हो गई है। क्योंकि ड्रैगन एम्परर के कोडेक्स में आपकी महारत 30% तक पहुंच गई है, आपके इनेट आर्केन आर्ट्स में से एक ड्रैगन का रोअर अनलॉक कर दिया गया है। ईथर 877 1000 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन जोड़ 1। ईथर संचय 877 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। कोडेक्स ड्रैगन सम्राट का कोडेक्स 30%, मूनशेडो का कोडेक्स 4%। ड्रैगन सम्राट के कोडेक्स से सहज रहस्यमय कला, ड्रैगन की दहाड़, ड्रैगन के पंख बंद, ड्रैगन परिवर्तन बंद। सिस्टम को बढ़ावा उम्मीद से पहले मिला, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने उसे 6 उन्नतियां प्रदान की, जिनमें से 5 ड्रैगन सम्राट के कोडेक्स से संबंधित थी। रिचर्ड को एक प्रकार का विकास, एक गहरा परिवर्तन महसूस हुआ, क्योंकि उसकी महारत 30% तक पहुंच गई। वह यह भी महसूस कर सकता था कि एथर को अवशोषित करने की उसकी क्षमता दोगुनी हो गई है। ऐसा लगता है कि सिस्टम को ठीक ठीक पता है कि मुझे कब ताकत की आवश्यकता है, और मुझे वह देता है जिसकी मुझे सही समय पर आवश्यकता होती है, रिचर्ड ने सोचा। उसने अपना प्रशिक्षण रोक दिया, अपने हाथ में लौ जलाए और एथर बोतल को देखा, जो धीरे धीरे एक एथर से भर गई थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पी लिया। ईथर 878 1000 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन जोड़ 1। ईथर संचय 878 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। लेकिन इस सहज रहस्यमय कला के बारे में क्या? रिचर्ड को पता था कि एथर को उसमें डालते समय उसे बस दहाड़ना था। फिर भी जब तक उसने प्रयास नहीं किया तब तक उसे निश्चित नहीं था कि दहाड़ की आवाज कैसी होगी। यह नहीं, उसे चिंता थी कि यह अपेक्षा से कहीं अधिक चौंकाने वाला होगा, और आखिरी चीज जो वह चाहता था वही एक ही घर को इस संदेह के तहत घेर लिया जाए कि अंदर एक खतरनाक जानवर छिपा है। अध्याय 22 कोई रोक नहीं। झटका बीत जाने के बाद रिचर्ड ने एथर को अवशोषित करना फिर से शुरू कर दिया, और निश्चित रूप से यह उसके लिए बहुत आसान हो गया, इसलिए नहीं कि वह कहाँ था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी अवशोषण क्षमता में काफी सुधार हुआ था। जैसे ही उसने एथर को अंदर खींचा, उसके चारों ओर फीकी बैंगनी रोशनी इकट्ठी हो गई, जो पास में मौजूद एथर के टुकड़ों से खींची गई थी। एक ईथर अब वह इसे 30 मिनट से भी कम समय में अवशोषित कर सकता था। यह एक नया रिकॉर्ड था, और उसका उत्साह उच्चतम शिखर पर पहुंच गया, जिससे वह रात भर सोने के बारे में भूल गया। यदि वह सुबह तक जारी रखता तो उसे विश्वास था कि वह 20 एथर तक जमा कर सकता है। एथर बोतल द्वारा एकत्र किए गए लोगों को शामिल करते हुए कुल 40 तक पहुंच जाएगा। केवल संभावना की कल्पना करने से उसके लिए प्रशिक्षण रोकना असंभव हो गया। यदि वह केवल धैर्य के साथ सहन करता तो वह वास्तव में एथर विल के दायरे तक पहुंच सकता था। बाकी सब भूल जाओ, उसने सोचा। सुबह तक बोतल में रखे एथर को पीने के बाद उसका एथर नाटकीय रूप से बढ़ गया था। ईथर 928 1000 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन जोड़ 4 0। ईथर संचय 928 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन 72। और बस इतना ही, मैं 24 घंटों के भीतर समाप्त कर सकता हूं, उसने सोचा, दृढ़ संकल्प से भरा हुआ जिसने उसकी थकावट को दबा दिया। जारी रखना। उन्होंने खाने या किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा, केवल अपने प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। वह इतना केंद्रित था कि उसने मिस्टर जो की आवाज भी नहीं सुनी। अंततः बूढ़े व्यक्ति ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो वह दंग रह गया। उन्होंने रिचर्ड को गहरे ध्यान में बैठे देखा, उनके चारों ओर एक हल्की बैंगनी चमक थी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि रिचर्ड कोई साधारण लड़का नहीं था। जल्दी से उसने फिर से दरवाजा बंद कर लिया, डर था कि बच्चा बीच में टोकने पर उसे डांटेगा। दोपहर तक रिचर्ड को प्रशिक्षण कुछ अलग नहीं लगा। दिन की गर्मी को कूलन नेकलेस ने बेअसर कर दिया, जिससे उसे आराम मिला। आश्चर्यजनक रूप से दिन के दौरान ईथर को अवशोषित करना रात की तुलना में आसान था। शायद इसलिए कि कम लोग दिन के उजाले के दौरान अभ्यास करते थे, परिवेशीय ईथर कम विभाजित था। प्रति ईथर के लिए आवश्यक समय लगभग 5 मिनट कम हो गया। शाम तक उसने 33 को आत्मसात कर लिया था। 33 गुना 2 66। ईथर 994 1000 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन जोड़ 6 6। ईथर संचय 994 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। एथर बोतल से शराब पीने के बाद रिचर्ड लेट गया। 24 घंटे बिना भोजन या नींद के। हालांकि एथर ने उसके शरीर को कायम रखा, लेकिन इसने उसकी मानवीय जरूरतों को नहीं मिटाया। लेकिन उसे केवल 6 और की जरूरत थी। उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक के बाद एक सीमा पार कर दिया था। फिर भी अंततः थकान ने उन्हें जकड़ लिया। न चाहते हुए भी वह खाली पेट सो गया, लेकिन आधी रात में सिस्टम की आवाज ने उसे जगा दिया। आपका एथर 994 से बढ़कर 1000 हो गया है। ईथर 1000 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन जोड़ 6। ईथर संचय 1000 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। आपके शरीर के भीतर 1000 एथर जमा हो गया है। आप एथर विल के दायरे में प्रवेश कर चुके हैं। आपके शरीर ने स्वचालित रूप से एक एथर विल बनाया है, जिससे आप अपने सभी एथर को नियंत्रित कर सकते हैं। स्थिति। नाम रिचर्ड। जादुई क्षेत्र एथर विल। ईथर 0 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। ईथर संचय 1000 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। सूचना। अगले दायरे में आगे बढ़ने के लिए आपको न केवल 10,000 ईथर जमा करना होगा, बल्कि अपने कंकाल को ईथर कंकाल से बदलना होगा।
यह बाहरी है, आपको इसे स्वयं प्राप्त करना होगा। रिचर्ड आंखें चौड़ी और तरोताजा होकर उठा। कम से कम उसने कुछ घंटों की नींद ले ली थी, जो उसके दिमाग को साफ करने के लिए पर्याप्त थी। आनंद, उसमें शुद्ध आनंद भर गया। उसके शरीर के भीतर कुछ जागृत हो गया था, एक आत्म प्रकाश जिसका वर्णन करना कठिन है। यह उसका हिस्सा था, उसकी इच्छा का एक टुकड़ा, एक शक्ति जो मानव नियंत्रण से परे शक्तियों को नियंत्रित कर सकती थी। उसके भीतर का 1000 ईथर अब तेज स्पष्ट महसूस हुआ। वह ये सब नियंत्रित कर सकता था, अब सब कुछ अलग था। तो यह वही है जो शक्ति का एहसास कराता है, वह विस्मय से फुसफुसाया। अब उसे निराशा होने वाली एकमात्र बात यह थी कि उसके पास इस कमरे के अंदर इसे खोलने के लिए कोई उचित जगह नहीं थी। वह खड़ा था, लहरा रहा था, लगभग फिर से गिर रहा था। टकराना। वह मिस्टर जो को चौंकाते हुए, जो लिविंग रूम में शराब पी रहा था, जबरदस्ती दरवाजे से बाहर निकल गया। रिचर्ड की नजर तुरंत शराब के बगल में पड़ी रोटी पर पड़ी। बिना कुछ कहे उसने उसे पकड़ लिया और बड़े चाव से खा गया। उसकी भूख असहनीय थी। रोटी के अंदर मांस भी था, जिससे उसे बहुत जरूरी ताकत मिलती थी। पानी, उसने भर्राए आवाज में मांग की। मिस्टर जो उछलकर रसोई की ओर भागे और एक कप पानी लेकर लौटे। इससे पहले कि वह इसे पेश कर पाता, रिचर्ड ने इसे छीन लिया और इसे एक घूंट में गिरा दिया। तब जाकर वह शांत हुए। अब उसे वास्तव में 24 घंटे से अधिक समय तक भूखे रहने का भय समझ में आया नहीं, यह 30 के करीब हो गया था। बेशक वह खाना खाता रहा, हालांकि अब धीरे धीरे, जबकि मिस्टर जो उसके लिए एक और कप पानी लेकर आया। बॉस, क्या आप ठीक है? श्री जो ने ध्यानपूर्वक पूछा। उन्हें एहसास हुआ कि जब तक रिचर्ड उनसे प्रसन्न है, भाग्य उनका इंतजार कर रहा है। एक बार उन्होंने उन्हें यंग बॉस कहा था, अब वह उसे बस बॉस कहता था। रिचर्ड ने फीकी मुस्कान दी। यहां तक कि मिस्टर जो के प्रति भी उनका मूड इतना अच्छा था कि उन्हें साझा नहीं किया जा सकता था। अब तुम्हें पता है ना? उसने कहा। बूढ़े ने तुरंत सिर हिलाया। उन्होंने विस्मय के साथ कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने महान होंगे, इतनी कम उम्र में जादू का अभ्यास कर रहे हैं। यह बेहद दुर्लभ है। इस पूरे क्षेत्र में मेरा मानना है कि केवल लेडी रेबेका ने ही ऐसा किया है। उसका नाम दोबारा सुनकर रिचर्ड केवल मन ही मन हंसा। दरअसल उस महिला ने 7 साल की उम्र में जादू का अभ्यास करना शुरू कर दिया था, लेकिन वह उसी उम्र में एथा विल के दायरे में पहुंच गया था। उसने सोचा कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी यदि वह अब उसके सामने प्रकट हो, उसका बेटा होने का दावा करे जिसे उसने एक शिशु के रूप में छोड़ दिया था, और उसे अपनी शक्ति दिखाए। बेशक उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, उसके लिए खुद पर ध्यान देना ही काफी था। सिस्टम की मदद से मेरा जीवन कभी भी दूसरों की तरह जटिल नहीं होगा। उसने सोचा, मुझे खुद को अनावश्यक झंझटों में शामिल करने की जरूरत नहीं है। अध्याय 23, अंधेरे का जंगल। बाकी रात रिचर्ड अपने शरीर के भीतर शक्ति का अनुभव करने के बाद संतुष्ट होकर सो गया। एप्पल टाउन में उनकी अब तक की एकमात्र सच्ची गतिविधि रात में हुई थी। उसे अभी दिन के दौरान शहर का निरीक्षण करना था, और वह कल को सूरज के नीचे देखे बिना गुजरना नहीं चाहता था। शायद उसकी नींद पूरी न होने के कारण जब वह उठा, तब तक सूरज खिड़की से तेज चमक रहा था। वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया और अपने कमरे से बाहर निकल गया। हे बॉस, आप जाग रहे हैं। सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह मिस्टर जो की मुस्कुराहट थी। बुरे आदमी, अब तुम उदास नहीं दिखते, रिचर्ड ने टिप्पणी की। उनके शब्दों पर मिस्टर जो को अचानक अपने दिल का टूटना याद आ गया। अम्मा, उसने अपना गला साफ किया। तुम्हारी सजा ने मुझे लगभग अपने जीवन के बारे में भूल जाने पर मजबूर कर दिया, और फिर मुझे अब तक देखे गए सबसे चमकीले हीरे की खोज करके बहुत खुशी हुई, उसने हंसते हुए कहा। क्या मैं वह हीरा हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? रिचर्ड ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा। मुझे यकीन है कि आप भविष्य में महान व्यक्ति बनेंगे, लेकिन मैं थोड़ा उलझन में हूं। आप इतने प्रतिभाशाली हैं, बिना पहुंच के आप जादू का अभ्यास कैसे कर पाएंगे? श्री जो ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। उस पर रिचर्ड ने उस पर तीखी नजर डाली और स्पष्ट रूप से उसे बताया कि यह कुछ ऐसा था जो वह नहीं पूछ सकता था। मिस्टर जो ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। निस्संदेह रिचर्ड ने उसे यह नहीं बताया कि ऐसा किताबों के कारण हुआ। उस रहस्य को गुप्त रखना ही बेहतर है, अन्यथा बुरे व्यक्ति का सिर गर्व से फूल जाएगा। मैं नहाना चाहता हूं, रिचर्ड ने बाथरूम जाने से पहले कहा। उसे आखिरी बार नहाए हुए कई दिन हो गए थे, और वह महसूस कर सकता था कि गंदगी उससे चिपकी हुई है। नहाने और छोटे नाश्ते के बाद रिचर्ड अंततः मिस्टर जो के घर से अकेले ही निकल गया। सत्ता हासिल करने के बाद से उन्हें अकेले भटकने में कहीं अधिक सहजता महसूस हुई। शहर की मुख्य सड़क पर आखिरकार उसने वह हलचल देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वहां बहुत सारे लोग थे, अमीरों से लेकर आम लोगों तक, यहां तक कि 15 से 20 साल के बीच के घमंडी युवाओं के समूह भी। यहां तक कि पृथ्वी के शहरों की तुलना में एप्पल टाउन कहीं अधिक जीवंत लग रहा था। यहां सब कुछ व्यक्तिगत रूप से करना पड़ता था। पृथ्वी के विपरीत कोई दूर का संचार नहीं था। रिचर्ड आगे बढ़ गया, उसकी आंखें लगातार बाएं और दाएं घूम रही थीं। उन्होंने बिल्डरों को खाली भूखंडों पर नए घर बनाते, मजदूरों को अपनी पीठ पर सामान ढोते और सड़कों को व्यापारियों से भरते देखा। 7 साल के लड़के के रूप में वह स्वतंत्र और अनियंत्रित महसूस करता था।
किसी ने भी उन्हें समाज का हिस्सा नहीं माना। वह जहां भी जाता था, लोग बस यह मान लेते थे कि वह एक बच्चा है जो भटक रहा है, जबकि उसके माता पिता पास में ही बैठे रहते हैं। आखिरकार उनकी भटकन उन्हें चौड़े मैदान में बने एक स्कूल तक ले गई, जो दीवारों से घिरा हुआ था, जिसके केंद्र में एक 3 मंजिला इमारत थी। उसने अलग अलग उम्र के बच्चों को प्रवेश करते देखा। कुछ उसके जैसे ही युवा थे, उनके साथ अभी भी उनके माता पिता थे, जबकि सबसे बड़ा लगभग 15 या 16 साल का लग रहा था। रिचर्ड ने महसूस किया कि विलियम जैसे पुराने लोगों ने पहले ही एथर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उसने अनुमान लगाया कि यह वही स्कूल होगा जिसका उल्लेख श्रीमती विल्सन ने किया था। उन्हें स्वीकार करना पड़ा, यह दिलचस्प लग रहा था। सही शिक्षकों के साथ व्यक्ति को मार्गदर्शन मिलता रह सकता है, लेकिन सच तो यह है कि यह वह नहीं था जिसकी उसे आवश्यकता थी। इसलिए वह आगे बढ़ गया, शहर के उत्तर की ओर जा रहा था, इस बात से अनभिज्ञ कि वह जिस गली से गुजरा, उसमें ओलिविया नाम की एक गुलाबी बालों वाली महिला उसे देख रही थी। उसकी गुलाबी रंग की आंखें हल्की हल्की चमक रही थी। उसके पास वास्तव में एक एथर विल है। सचमुच अविश्वसनीय, उसने सोचा। अन्य लोग रिचर्ड की ताकत को महसूस नहीं कर सके, लेकिन असाधारण पहचान क्षमताओं वाले कुछ अद्वितीय व्यक्ति हमेशा मौजूद थे। वह उसे देखती रही। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी मंजिल अंधेरे का जंगल है, तो वह चौंक गई। रिचर्ड शहर के उत्तरी किनारे पर पहुंचते पहुंचते अंततः इसे पाया, अंधेरे का जंगल, जो विशाल क्षेत्र में फैली विशाल दीवारों से घिरा हुआ था। भीतर विशाल वृक्ष मंडरा रहे थे और बीच बीच में भीतर से भयंकर दहाड़ें गूंजती थी। जंगल के द्वार पर स्काई आर्मर नाइट्स का कड़ा पहरा था। केवल 17 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे ही प्रवेश कर सकते थे। जिस बात ने उसे और भी आश्चर्यचकित कर दिया, वह दीवार पर लगी एक स्क्रीन जैसी दिखने वाली चीज थी, हालांकि जादू से बनी हुई थी। इसमें नाम, उनके अंक और उम्र प्रदर्शित की गई। यहां तक कि उन्होंने विलियम वागमर का नाम भी देखा, जो कुल 663 अंकों के साथ चौथे स्थान पर थे, उम्र 15। रिचर्ड ने अनुमान लगाया कि यह वही विलियम है जिससे वह कल मिला था। रिचर्ड चौंककर वह मुड़ा और पाया कि ओलिविया अचानक उसके पास खड़ी है। उसकी मनमोहक मुस्कान ने उसे इतना अचंभित कर दिया कि वह लगभग लड़खड़ा गया। क्या आप अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहते हैं? उसने पूछा। उसके शब्दों से उसकी आंखें कांपने लगी, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपना संयम वापस पा लिया। हाँ, उसने उत्तर दिया। ओलिविया ने बताया, वास्तव में अंधेरे का जंगल सबसे उपयुक्त जगह नहीं है। भीतर के जानवर केवल टिया एक और एक जोड़ है। वे उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अपनी एथर विल को जागृत नहीं किया है। रिचर्ड को पहले से ही संदेह था कि वह जानती है, क्योंकि उसने पूछा था कि क्या वह अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता है। लेकिन उनके लिए यह कोई गंभीर बात नहीं थी अगर किसी को उनकी शक्ति के बारे में पता हो। बेशक, मैं समझती हूँ आप पुरस्कारों का लक्ष्य रख रहे होंगे। हा। और सही भी है, 1000 अंक तक पहुंचने का इनाम एक एथर खोपड़ी है। यह एक बहुत महंगी वस्तु है, हाथों और पैरों या शरीर के अंगों की तुलना में अधिक महंगा है। आपके दायरे में 1000 अंक इकट्ठा करने में एक दिन से अधिक समय नहीं लगेगा, उसने आगे कहा। जिस पुरस्कार के बारे में उसने बात की, उसे सुनकर रिचर्ड की रुचि बढ़ गई। एथर को जमा करने से परे अगले दायरे में आगे बढ़ने के लिए उसे अपने कंकाल को एथर कंकाल से बदलने की आवश्यकता होगी। स्वाभाविक रूप से यह कोई साधारण मामला नहीं था। एथर कंकाल दुर्लभ थे। कहा जाता है कि वे स्वयं दुनिया से पैदा हुए थे, और हर बार जब वे प्रकट होते थे तो महान शक्तियां उन पर दावा करने के लिए लड़ती थीं। और वे कभी भी पूरे दिखाई नहीं देते थे, केवल अलग अलग हिस्सों के रूप में, जैसे खोपड़ी, हाथ या पैर। लोगों को उन्हें टुकड़े टुकड़े करके इकट्ठा करने के लिए मजबूर करते थे। वैसे रिचर्ड, अगर हम एक साथ काम करते हैं तो क्या होगा? आप मुझे अंधेरे के जंगल से कुछ निकालने में मदद करेंगे और मैं आपको तदनुसार भुगतान करूंगा। यदि आप ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपकी पहचान छिपाने में भी मदद कर सकता हूं, ओलिविया ने एक बार फिर पेशकश की। अध्याय 24 दहाड़ना। रिचर्ड को उससे ऐसे प्रस्ताव की उम्मीद नहीं थी। वह ये पूछे बिना नहीं रह सका, वह क्या चीज है जिसे तुम्हें मुझसे पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है? ओलिविया ने उत्तर दिया, जंगल में गहरे दबे हुए शव से एक हार। यदि आप काफी दूर जाते हैं तो आपको सकुरा पेड़ के नीचे एक कब्र मिलेगी। रिचर्ड उसकी बातों पर भड़क गया। किसी लाश से कुछ लेना सुनने मात्र से उसकी त्वचा रेंगने लगी। और क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसे कब्र भी खोदनी होगी? बदले में तुम मुझे क्या दोगे? रिचर्ड ने पूछा। आपको ये पसंद आ सकता है। अचानक उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी दिखाई दी, जो गाढ़े लाल रंग के तरल पदार्थ से भरी हुई थी, जो देखने में खून जैसा लग रहा था। रिचर्ड ने इसे नहीं पहचाना। ओलिविया ने बताया, आपके पास एक लाल घोड़ा है। यदि आप इस तरल को अपने घोड़े को खिलाते हैं तो यह उसकी आदिम रक्तरेखा को जागृत कर देगा, जिससे वह उस क्षमता को बाहर निकाल सकेगा और एक आदिम जानवर के रूप में विकसित हो सकेगा, जो कि सामान्य जंगली प्राणियों से बहुत परे है। उसके शब्दों पर रिचर्ड दिलचस्पी महसूस किए बिना नहीं रह सका। शीशी की तीव्र इच्छा से उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन कुछ क्षण बाद वह एक बार फिर गायब हो गई। महिला के पास स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की भंडारण कलाकृतियां थीं। ठीक है, लेकिन भेष बदलने में मेरी मदद करो, रिचर्ड ने कहा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह उसे छिपने में कैसे मदद करना चाहती थी।
बेशक, उसने जवाब दिया। उसका हाथ पकड़कर पहले उसे एक संकरी गली में खींच लिया। वहां उसने एक बड़ा काला लबादा तैयार किया जो 7 साल के लड़के के लिए बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही ओलिविया ने उसे अपने ऊपर लपेटा, उसने खुद को समायोजित कर लिया और सिकुड़कर उसके छोटे से फ्रेम के चारों ओर पूरी तरह से फिट हो गया। लबादा एक हुड के साथ आता था जो उसके सिर को ढकता था, और उसमें से एक फीकी सफेद चमक निकलती थी जिससे उसकी आकृति को पहचानना कठिन हो जाता था। ओलिविया ने बताया, यह एक भूतिया लबादा है जो मैगी के बीच काफी आम है, हालांकि अभी भी बहुत महंगा है। शक्तिशाली लोगों से भरे क्षेत्रों में कई मैगी अपनी पहचान छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप टोकन के लिए पंजीकरण करते हैं तो वे आपके हाथ की जांच करेंगे और आपकी उम्र की पुष्टि करेंगे। इसलिए उन्हें अभी भी पता चलेगा कि आप 7 साल के हैं। आप इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, छोटे होने के अलावा। हा हा हा। मैं अपनी उम्र के हिसाब से लंबा हूं, रिचर्ड ने डार्क फॉरेस्ट के गेट की ओर जाने से पहले मुंह बनाकर बुदबुदाया। उनके लबादे ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया क्योंकि इसमें उनका पूरा शरीर छिपा हुआ था। स्काई आर्मर नाइट्स में से एक उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा। आप कौन है? शूरवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। रिचर्ड, मैं अंधेरे जंगल में प्रवेश करना चाहता हूं, रिचर्ड ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। उसकी बचकानी आवाज गूंज रही थी और आसपास के अन्य लोगों के साथ साथ नाइट को भी चौंका रही थी। उन्होंने उसे अजीब नजरों से देखा। अपनी शक्ल क्यों छिपाओ? शूरवीर ने दबाव डाला। कोई प्रॉब्लम है क्या? रिचर्ड ने वापस पूछा। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं, नाइट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे अपने हाथ दिखाओ। रिचर्ड ने अपना हाथ उठाया, अभी भी नर्म और बेदाग, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह वास्तव में सिर्फ एक बच्चा था। शूरवीर ने अपनी हथेली पर लोहे जैसा एक चिन्ह दबाया। नंबर प्रदर्शित करने से पहले यह हल्की चमकने लगा। 7 साल की उम्र। क्या आप निश्चित हैं कि आप अंधेरे जंगल में प्रवेश करना चाहते हैं? रिचर्ड की उम्र देखकर नाइट ने झिझकते हुए पूछा। दुर्भाग्य से वह रिचर्ड की असली ताकत को महसूस नहीं कर सका। अगर मैं मर गया तो मैं केवल खुद को दोषी ठहराऊंगा, रिचर्ड ने शांति से उत्तर दिया। उस पर शूरवीर ने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि आपकी पृष्ठभूमि सामान्य नहीं है, ये देखते हुए कि आपके पास एक भूतिया लबादा है। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए, डार्क फॉरेस्ट एक बच्चे के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। भीतर के जानवर क्रूर और खून के प्यासे हैं। वे किसी भी इंसान को देखते ही उस पर हमला कर देंगे। बेशक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बच्चा वास्तव में मरना चाहता है, उन्होंने कहा। रिचर्ड चुप रहा जब नाइट ने एक बार फिर पूछा, क्या आपका कोई पारिवारिक नाम है? कोई नहीं, रिचर्ड ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा। फिर शूरवीर ने एक टोकन निकाला जिसके सामने एक छोटी स्क्रीन थी। इसे सिंबल के सामने दबाने पर डिस्प्ले शिफ्ट हो गया। रिचर्ड, उम्र 7, अंक 0। रिचर्ड का डेटा स्क्रीन पर आ गया था। इसे रखो, शूरवीर ने टोकन सौंपते हुए निर्देश दिया। रिचर्ड ने इसे उत्सुकता से लिया। यह तकनीक से मिलता जुलता था, हालांकि वह जानता था कि यह जादू था। जादू को वास्तव में प्रौद्योगिकी से कहीं अधिक उन्नत चीज में बदला जा सकता है। उन्होंने सोचा, शायद इस दुनिया में लोग ताकत पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे नए विचारों के लिए बहुत कम जगह बचती है। क्या मैं अब प्रवेश कर सकता हूं? रिचर्ड ने पूछा। पहले वहां खड़े हो जाओ। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आप शक्ति का कोई बाहरी स्रोत नहीं ले जा रहे हैं, नाइट ने बहुरंगी पत्थरों के एक चक्र की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, रिचर्ड ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। तुरंत पत्थर जल उठे, उनकी चमक फीकी पड़ने से पहले कई सेकंड तक उसके शरीर के चारों ओर लिपटी रही। तुम पास हो जाओ, शूरवीर ने हाथ हिलाकर घोषणा की। फिर रिचर्ड ने अंधेरे जंगल के द्वार से होकर कदम रखा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, एक भारी और दमनकारी अनुभूति उसके ऊपर हावी हो गई। वह ऊंचे पेड़ों को पार करते हुए आगे बढ़ता गया जब तक कि गेट उसके पीछे दिखाई नहीं देने लगा। जंगल बहुत बड़ा था। उसने तुरंत किसी जानवर का सामना नहीं किया, लेकिन उसकी तीव्र प्रवृत्ति ने उसे चेतावनी दी कि रक्तपिपासु जीव हर जगह छिपे हुए हैं। मम्मा, थोड़ी ही देर में उसने ऊपर एक शाखा से लटकते हुए एक बंदर को देखा। यह उन बंदरों जैसा नहीं था जिन्हें उसने पर्पल रोज विलेज में देखा था। यह एक वयस्क व्यक्ति जितना बड़ा था, स्वयं रिचर्ड से भी बड़ा। फिर भी उसे देखकर बंदर अचानक उछल पड़ा। इसके पैक को बुला रहे हैं, रिचर्ड ने संदेहपूर्वक बुदबुदाया। वह बिना डरे आगे की ओर बढ़ा। निश्चित रूप से बंदर जल्द ही वापस लौट आया अपने झुंड के साथ। कुल मिलाकर उनमें से लगभग 15 एक बाकियों से स्पष्ट रूप से बड़ा है। रिचर्ड ने सोचा, वह एक या एक जोर जानवर होना चाहिए। जागो, जागो, जागो। बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगे, उनकी चीखें कठोर और उसके कानों में चुभने वाली थी। इससे उसे एक विचार आया, तरह तरह से जवाब देने का। जैसे ही उसने यह विचार मन में उठाया, उसकी आंखें एक भयानक चमक से चमक उठी। गर्जन, वह चिल्लाया, दहाड़ के साथ साथ अपना एथा भी खोल दिया। वह इसकी विशाल शक्ति से तुरंत चौंक गया। उसने अब तक सुनी सबसे तेज गड़गड़ाहट से भी अधिक तेज और भयंकर, यह एक विनाशकारी विस्फोट की तरह उछला। यहां तक कि हवा ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसके पास से बाहर की ओर बढ़ते हुए मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा धक्का दिया गया हो। बंदरों के बाल झड़ गए, दबाव के कारण ऊपर की ओर उठ गए, उनके शरीर हिंसक रूप से कांप रहे थे, मानो सिर पर हथौड़े से वार किया गया हो।
आंखें चौड़ी और अनियंत्रित रूप से कांपते हुए वे पेड़ों से एक साथ गिरे, जिनमें सबसे बड़ा पेड़ भी शामिल था। प्रत्येक पिंड ने प्रकाश का एक चमकता हुआ गोला छोड़ा, जो तेजी से रिचर्ड के टोकन में उड़ गया। रिचर्ड, उम्र 7, अंक 170। उनके टोकन के अंक नाटकीय रूप से बढ़ गए थे। क्या वे बस मर गए? रिचर्ड बड़बड़ाया, स्तब्ध। सबसे पहले उसने सोचा कि यह केवल कुछ रहस्यमय कला थी, जिसका उद्देश्य केवल उसे ड्रैगन की दहाड़ के साथ डरावना दिखाना था, जोर से और डराने वाली लेकिन हानि रहित। लेकिन यह उसकी उम्मीदों से कहीं परे था। अध्याय 25, छाया राक्षस। सच तो यह है कि रिचर्ड की दहाड़ पूरे शहर तक गूंज उठी थी। हालांकि दूरी के कारण यह अस्पष्ट था, फिर भी इसने अंधेरे जंगल के पास के लोगों को चौंका दिया। कई तो सदमे से व्याकुल होकर लड़खड़ाकर गिर भी पड़े। वह क्या था? किसी ने बुदबुदाया। क्या ये किसी जानवर की दहाड़ थी? यह इतनी तेज कैसे हो सकती है? यहां तक कि स्काई आर्मर नाइट्स भी हतप्रभ नजरों से देखने लगे। अभी वह क्या था? क्या वह सचमुच दहाड़ थी? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे अंधेरे जंगल के अंदर के जानवर उस तरह दहाड़ सके, ठीक है? क्या उनमें से कोई एक प्राइमर्डियल ब्लडलाइन विकसित और जागृत कर सकता था? भले ही यह सच हो, कोई भी दहाड़ इतनी शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जंगल में रखे गए जानवरों को सावधानीपूर्वक चुना गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें से किसी के पास प्राइमोर्डियल ब्लडलाइन नहीं है। शूरवीरों के चेहरे अनिश्चितता से बदल गए, उनके भावों में भ्रम भर गया। इसकी जांच करें। यह उनका कर्तव्य नहीं था। उनका काम गेट की रक्षा करना और भागने की कोशिश करने वाले किसी भी जानवर को मारना था। हमें पहले इसकी सूचना नगर स्वामी को देनी चाहिए। सहमत। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। इसके अलावा केवल वह लड़का ही अंदर गया। अरे देखो, उसके पास पहले से ही 170 अंक हैं, दूसरे ने अचानक चौंकते हुए कहा। दीवार का प्रदर्शन केवल शीर्ष 10 रैंकिंग दिखाता था, लेकिन शूरवीरों के पास उसी प्रतीक के माध्यम से किसी के अंक की जांच करने की क्षमता थी जिसने पहले रिचर्ड के हाथ को सत्यापित किया था। तुरंत अन्य लोग पुष्टि करने के लिए एकत्र हुए। उसने इतनी जल्दी इतने सारे अंक कैसे जमा कर लिए? क्या वह सचमुच इतना ताकतवर हो सकता है? एकमात्र तरीका यह होगा कि वह एक ही बार में पूरे झुंड को मार डाले। दहाड़ की तुलना में इस रहस्योद्घाटन से शूरवीर और भी अधिक हिल गए। वे शहर के स्वामी को रिपोर्ट करने के बारे में पूरी तरह से भूल गए, इसके बजाय रिचर्ड के स्को को ट्रैक करने के लिए प्रतीक को ध्यान से देख रहे थे। इस बीच रिचर्ड जंगल में और अंदर चला गया। वह सीधे इसके केंद्र की ओर जा रहा था। अजीब बात है, उसकी दहाड़ के बाद से उसके रास्ते में एक भी जानवर नहीं आया। क्या वे अब मुझसे डरते हैं? रिचर्ड को आश्चर्य हुआ, संदेह हुआ कि वे उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और उसे उस विनाशकारी दहाड़ के स्रोत के रूप में पहचान सकते हैं। बेशक जंगल इतना विशाल नहीं था, एप्पल टाउन के आकार का केवल आधा। उसे केंद्र तक पहुंचने में देर नहीं लगी, जहां सकुरा के पेड़ों के समूह खिले हुए थे। उनमें से एक के नीचे एक कब्र थी, जिस पर एक अनाम समाधि का पत्थर अंकित था। मिट्टी अभी भी ताजा थी, जैसे कि उसे कुछ दिन पहले ही दफनाया गया हो। मुझे इसे इस तरह से खोदने में सक्षम होना चाहिए, रिचर्ड ने सोचा, अपने ईथर को पृथ्वी में प्रवाहित करते हुए और उसके साथ विलीन होते हुए। निश्चित रूप से उसे जल्द ही मिट्टी पर नियंत्रण महसूस हुआ। पृथ्वी तत्व के प्रति 90% आकर्षण के साथ वह इसमें हेरफेर करने में कैसे असफल हो सकता है? उसकी इच्छा पर जमीन फट गई और उसके भीतर एक ताबूत दिखाई दिया, अभी भी ताजा, नया दफनाया गया। रिचर्ड ये देखकर झिझक गया। लाशों को निहारने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ओलिविया के वादा किए गए इनाम के लिए उसने खुद को मजबूत किया। कब्र में उतरकर उसने साहस जुटाया। उसकी उंगलियां ताबूत और ढक्कन के बीच की दरार में झांकी, फिर उसे जबरदस्ती खोल दिया। जो कुछ उसने पाया उस पर उसकी नसें पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गई। यह कोई इंसानी लाश नहीं थी, बल्कि एक नारंगी बिल्ली का संरक्षित शरीर था। स्पष्ट रूप से बहुत पुराना है, फिर भी इसका फर प्राचीन है। इसके गले में एक छोटी खोपड़ी के आकार का पेंडेंट वाला एक काला हार लटका हुआ था। यह किसकी बिल्ली है? इसे एक इंसान की तरह क्यों दफनाया गया? क्या इसका इतना सम्मान किया गया था? रिचर्ड ने जोर से आश्चर्य किया। उसने ठंडे शरीर पर अपना हाथ रखा, ये देखकर चौंक गया कि उसके भीतर जबरदस्त शक्ति के अवशेष मौजूद हैं, जो धीरे धीरे दुनिया में फैल रहे हैं। यह कोई साधारण प्राणी नहीं था। रिचर्ड को संदेह था कि बिल्ली किसी शक्तिशाली व्यक्ति की थी, शायद उसका उसके साथ कोई गहरा रिश्ता था। फिर भी वह यहां तक आ गया, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने खोपड़ी पेंडेंट हार को बिल्ली की गर्दन से खींच लिया। मम्मा, उसमें से एक फीकी रहस्यमय आभा स्पंदित हो रही थी। यह मूल्यवान होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है, उसने सोचा। बाहर निकलते हुए उसने एक ही विचार के साथ कब्र को फिर से बंद करने से पहले बिल्ली पर एक आखिरी उत्सुक नजर डाली। मिट्टी बड़े करीने से वापस अपनी जगह पर मुड़ रही थी। जानवर कहाँ है? रिचर्ड जंगल को छानते हुए चिड़चिड़ेपन से बुदबुदाया। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपना हाथ बढ़ाया। वाह! छायादार ऊर्जा उभरकर सामने आए और उसने 8 विशाल शेरों का आकार ले लिया। प्रत्येक का आकार सामान्य शेर से 3 गुना अधिक था। यहां तक कि रिचर्ड भी नतीजे से हैरान रह गए। बेशक ये 100 शैडो मॉन्स्टर आर्केन आज से पैदा हुए थे।
उसने इसमें 8% तक महारत हासिल कर ली थी, जिससे उसे 8 छाया जानवर बनाने की अनुमति मिल गई। अंधेरे से बने होने के बावजूद वे उग्र भावों और वफादारी से भरी आंखों के साथ बिल्कुल उसके घोड़े एथेना की तरह जीवंत दिखाई देते थे। उनके शरीर आधे छाया आधे पदार्थ थे, वास्तविक बल से प्रहार करने में सक्षम, फिर भी छाया की तरह तरल रूप से चलते थे। यदि उसके पास अधिक एथा होता तो वे और भी बड़े होते। जाओ, जानवरों का शिकार करो, उन सभी को मार डालो, रिचर्ड ने आदेश दिया। शेरों ने भी अलग अलग दिशाओं में भागने से पहले प्रतिक्रिया में सिर हिलाया। प्रत्येक छलांग उन्हें 20 मीटर तक हवा में ले जाती थी, जिससे रिचर्ड आश्चर्यचकित रह जाते थे, वह स्वयं इतनी दूर तक नहीं कूद सकते थे। उनके गायब होने के कुछ ही समय बाद 2 चमकते हुए आभूषण वापस लौटे, जो रिचर्ड के टोकन में डूब गए और उनके अंक बढ़ गए। फिर 3 और आए। रिचर्ड संतुष्टि से मुस्कुराया, उसे एहसास हुआ कि अब उसे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। छाया शेर तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि उनकी ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती और उनका शरीर विलीन नहीं हो जाता। गेट पर वापस शूरवीरों ने अभी भी रिचर्ड की प्रगति पर नजर रखी। उनके अंक लगातार नहीं बढ़ रहे थे, जिससे वे हैरान थे। जब तक वह एक मरते हुए पैक पर ठोकर नहीं खाता और उन्हें खत्म नहीं कर देता। एक शूरवीर ने सुझाव दिया, एक ऐसी धारणा जिससे अन्य लोग तुरंत सहमत हो गए। वह सिर्फ 7 साल का बच्चा है। वह संभवतः कितना मजबूत हो सकता है, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। हा, आइए सिटी लॉर्ड को रिपोर्ट दर्ज कराएं। उस दहाड़ की जांच होनी चाहिए। रुको, उसके अंक फिर से बढ़ गए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह बिंदु 190, बिंदु 250, बिंदु 380, बिंदु 500, बिंदु 670। उसी समय रिचर्ड का नाम दीवार के डिस्प्ले पर दिखाई दिया। उसका स्कोर शीर्ष 10 में पहुंच गया। दरअसल वह विलियम को एक स्थान नीचे धकेलते हुए चौथी रैंक पर पहुंच गए थे। उसका डेटा अब सभी के देखने के लिए स्पष्ट रूप से चमक गया। रिचर्ड, उम्र 7, रैंक 4, अंक 700। अंक जमा करने की उनकी गति को बेतुकी ही कहा जा सकता है। लेकिन जिस बात ने वास्तव में सभी को अविश्वास में डाल दिया वह थी उनकी उम्र। 7 साल की उम्र। 7 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? यदि वह 16 या 17 वर्ष का होता, पहले से ही एथविल दायरे में होता, तो शायद इसे समझाया जा सकता था। लेकिन 7 साल का किसी ने भी इतने कम उम्र के बच्चे के एथविल क्षेत्र में कदम रखते हुए नहीं सुना था। अध्याय 26, इनाम। रिचर्ड, उम्र 7, रैंक 1, अंक 1000। रैंक 4 पर पहुंचने के कुछ ही मिनटों में रिचर्ड रैंक 1 पर पहुंच गया। उसके अंक 1000 तक पहुंच गए। एथविल दायरे में किसी के लिए यह स्वाभाविक था। डार्क फॉरेस्ट को उन बच्चों के लिए एक परीक्षण मैदान के रूप में डिजाइन किया गया था जो अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। अगर कुछ भी हो तो ये धोखाधड़ी जैसा महसूस हुआ, अपने स्तर से बहुत नीचे की जगह में प्रवेश करना। लेकिन दुर्भाग्य से दूसरों के लिए जंगल के नियम केवल उम्र से बंधे थे, खेती से नहीं। रिचर्ड को प्रवेश से प्रतिबंधित करने में 10 साल और लगेंगे। ये काफी है, रिचर्ड बुदबुदाया। एक विचार के साथ उसने अपने छाया शेरों को खारिज कर दिया। वे तुरंत तितर बितर हो गए, हवा में गायब हो गए। उनके बिना उसने गेट की ओर चलना फिर शुरू कर दिया। रास्ते में एक भी जानवर दिखाई नहीं दिया। वे सभी उसकी पिछली दहाड़ से डर गए थे। कुछ ही देर में द्वार दिखाई देने लगे। आगे बढ़ते हुए रिचर्ड ने भीड़ को जमे हुए पाया, जो दीवार पर चमकती रैंकिंग को घूर रही थी। स्काई आर्मर नाइट्स ने अंततः उस पर ध्यान दिया। वह ऐसे लौटा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसका शांत स्वभाव अपरिवर्तित रहा। उनकी चौड़ी चौड़ी निगाहें उसका पीछा कर रही थी। अविश्वास से भरे भाव ऐसे लग रहे थे मानो वे कभी फीके नहीं पड़ेंगे। रिचर्ड उनसे परेशान होने में बहुत आलसी था, बस वहां से चला गया। वह उस गली की ओर मुड़ा जहां ओलिविया इंतजार कर रही थी। पुरस्कार वैसे भी देने के लिए उनके पास नहीं थे। उनका दावा केवल शहर के स्वामी से ही किया जा सकता था। इसके लिए रिचर्ड को ओलिविया की मदद की आवश्यकता होगी। जैसे ही वह गली में दाखिल हुआ, ओलिविया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वाह, वह उसे लुभावनी गति से दूर ले गई, इतनी तेजी से कि रिचर्ड को अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे सका। कुछ क्षण बाद वे एक आलीशान घर के अंदर पहुंचे, जिसकी अलमारियां प्राचीन वस्तुओं से सजी थी और हल्की रोशनी में चमक रही थी। ओलिविया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप यहां सुरक्षित हैं। रिचर्ड ने फैंटम क्लोक को हटाना शुरू कर दिया, जिसे ओलिविया ने तुरंत पुनः प्राप्त कर लिया। हर किसी को एहसास हो गया होगा कि आप एथविल दायरे तक पहुंच गए हैं। आपका नाम दुनिया को हिला देने वाला है। लेकिन रिचर्ड नाम के इतने सारे बच्चों के साथ, यहां तक कि 7 साल के बच्चों में भी कोई भी आसानी से आपकी असली पहचान उजागर नहीं करेगा। क्या आप मेरा इनाम इकट्ठा करने में मेरी मदद कर सकते हैं? रिचर्ड ने अपना टोकन दिखाते हुए पूछा। ओलिविया ने चंचल हंसी के साथ इसे छीन लिया। मैं इसका ध्यान रखूंगा। शहर का स्वामी मेरा घनिष्ठ मित्र है। वह तुम्हें अपनी पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं करेगा। वैसे क्या तुम्हें हार मिला? उसने पूछा। जवाब में रिचर्ड ने खोपड़ी के आकार के पेंडेंट के साथ काली श्रृंखला का निर्माण किया। ये वाला? हाँ। ओलिविया ने लबादे या टोकन की तुलना में इसे तेजी से छीन लिया, जैसे कि भयभीत होकर वह अपना मन बदल सकता है। उसके चेहरे पर खुशी इतनी चमक रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह नाच उठेगी। मेरा भुगतान, रिचर्ड ने उसे याद दिलाया।
आराम करो, ओलिविया ने चौड़ी मुस्कान के साथ उसे लाल तरल से भरी एक शीशी थमाते हुए कहा। रिचर्ड ने इसे उत्सुकता से देखते हुए ले लिया। वह अपने घोड़े एथेना से प्यार करता था और स्वाभाविक रूप से उसके एक आदिम जानवर के रूप में विकसित होने की कामना करता था। क्या ये सचमुच काम करेगा? उसने पूछा। ओलिविया ने उत्तर दिया, इसे ब्लडलाइन पोषण कहा जाता है। निश्चित रूप से यह होगा। लेकिन हार का क्या? आपने इसे स्वयं क्यों नहीं लिया? रिचर्ड ने दबाव डाला, हैरान होकर कि उसने उस पर भरोसा किया था। निश्चित रूप से, यदि वह चाहती तो स्वयं अंधेरे जंगल में घुसपैठ कर सकती थी। वह हार एक गुलाम मोहर है। एक बार मेरे खून से बंधने के बाद जो कोई भी इसे पहनेगा वह मेरा नौकर बन जाएगा। ओलिविया ने इसे लापरवाही से समझाया, फिर भी रिचर्ड की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। अगर उसे पता होता तो वह इसे अपने पास रख लेता, लेकिन अब यह पहले से ही ओलिविया के कब्जे में था। उसके अंदर चिंता की एक किरण चमक उठी, क्या वह इसका इस्तेमाल उस पर करने की कोशिश करेगी? लेकिन ओलिविया ने दुर्भावना का कोई संकेत न दिखाते हुए शांति से हार को छिपा दिया। न ही उसने ये बताया कि उसने इसे व्यक्तिगत रूप से पुनर्प्राप्त क्यों नहीं किया। रिचर्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे संदेह था कि यह किसी का था, कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो वहां दबी हुई बिल्ली को गुलाम बना सके। यह अजीब था कि ऐसा स्वामी हार को प्राणी के साथ दफनाने की अनुमति देता था, जब तक कि वे बिल्ली के मरने के समय कहीं और नहीं थे और केवल दूसरों को इसे दफनाने का निर्देश देते थे। दफनाने वालों ने शायद शव से कुछ भी निकालने की हिम्मत नहीं की। अंत में रिचर्ड ही वह व्यक्ति था जिसने इसे पुनः प्राप्त किया। अब ओलिविया की मुस्कान देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी बच्चे को अपना गंदा काम करने के लिए बरगलाया हो। धैर्य, रिचर्ड ने सोचा। वह अभी तक उसका विरोध नहीं कर सका, तब भी नहीं जब उसे शहर के स्वामी से अपना इनाम सुरक्षित करने के लिए अभी भी उसकी आवश्यकता थी। इसके बाद वह उसके धोखे का बदला चुकाएगा। ठीक है, मैं पहले शहर के स्वामी से मिलने जाऊंगी। यहीं रुके, ओलिविया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक संकरी गली की ओर दिखने वाली खिड़की खोली, उसमें प्रवेश किया और एक पल में गायब हो गई। उसकी तीव्र गति से रिचर्ड को एहसास हुआ कि वह चपलता में श्रीमती विल्सन से कहीं आगे है, जो स्पष्ट रूप से गति की कला में विशेषज्ञ थी। रिचर्ड धैर्यपूर्वक बैठा रहा, उसके लौटने तक कोई योजना नहीं बनाई। उसने सोचा, अगर मेरे पास भी एक भंडारण कलाकृति हो तो अच्छा होगा। योजक चिन्ह। शहर का स्वामी एप्पल टाउन के मध्य में अनगिनत सैनिकों द्वारा संरक्षित एक भव्य महल के भीतर रहता था। वह अभी भी युवा थे, केवल 30 के दशक की शुरुआत में उन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धियों के माध्यम से अपना स्थान अर्जित किया था। सुंदर करीने से रखे हुए सुनहरे बालों के साथ उसके चेहरे पर एक स्थिर स्वागत योग्य मुस्कान थी। लियाम। ओलिविया सीधे महल के मुख्य हॉल में प्रकट हुआ। जब वह अपने आदमियों की रिपोर्ट सुन रहा था तो उसने उसे टोक दिया। शहर के स्वामी लियाम को सुखद आश्चर्य हुआ। तुम्हें यहाँ क्या लाया है ओलिविया? तुम्हें पता है, मैं इस समय काफी व्यस्त हूँ, उन्होंने कहा। मैं रिचर्ड नाम के एक लड़के को उसके इनाम का दावा करने में मदद करने आया था। ओलिविया ने रिचर्ड का टोकन उसकी ओर उछालते हुए लापरवाही से उत्तर दिया। यह देखकर लियाम की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें पता है ये लड़का कौन है? उसने पूछा। मुझे पता है, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ओलिविया ने दृढ़ता से उत्तर दिया। लियाम ने भौहें चढ़ा दी। बेहतर होगा कि आप जांच न करें। यह आपके लिए इस तरह से बेहतर है जब तक आप अपने लिए ऐसी परेशानी नहीं लाना चाहते जिसे आप संभाल नहीं सकते, उसने चेतावनी देते हुए कहा। उसका लहजा बेहद गंभीर था। उसके शब्दों ने लियाम के चेहरे से मुस्कान मिटा दी। बहुत अच्छा। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उसने सिर हिलाया, फिर एक बड़ा कांच का डिब्बा निकाला। अंदर हीरे से तराशी हुई एक खोपड़ी थी। ओलिविया ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे ले लिया और तुरंत चली गई। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि स्वयं नगर स्वामी भी आश्चर्यचकित रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह उसका पीछा नहीं कर पाएगा। वह लड़के को किसी बेतरतीब घर में छिपा रही होगी, लियाम ने सोचा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास उसे ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। एप्पल टाउन उनके अधीन था। यदि वह चाहता तो वह उन सभी लोगों का पता लगा सकता था जिनका ओलिविया ने आज से पहले सामना किया था। अवश्य ही उनमें से वह बालक छिपा हुआ था, लेकिन ओलिविया की चेतावनी अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी, जिससे वह सावधान हो गया। अध्याय 27 धूर्तता। रिचर्ड को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। ओलिविया उसी खिड़की से लौटी जहां से वह निकली थी, एक कांच का डिब्बा लेकर जिसके भीतर एक खोपड़ी रखी हुई थी। एक क्षण के लिए रिचर्ड को लगा कि यह एक विशाल हीरा है जिसे सिर के आकार में तराशा गया है। ये यहाँ है। ओलिविया ने कांच का केस उसके सामने रखा। रिचर्ड ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने बक्सा उठाया, खोला और खोपड़ी बाहर निकाली। अपनी ठोस उपस्थिति के बावजूद यह उसके हाथ में पंख जैसा लग रहा था, मानो कठोर कपास पकड़ रहा हो। जैसे ही उसने इसे छुआ, रिचर्ड को इसे अवशोषित करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ऐसा किया। खोपड़ी चमकती हुई रोशनी में पिघल गई, उसके अपने सिर में विलीन हो गई। डिंग। आपकी खोपड़ी की हड्डी को एथर खोपड़ी की हड्डी से बदल दिया गया है। आपको एथर खोपड़ी की हड्डी से प्राप्त अतिरिक्त 1000 एथर संचय प्राप्त होता है। ईथर संचय 2000 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। सूचना उसके दिमाग में गूंज उठी।
उसके कंकाल के प्रत्येक भाग को एथर बोन्स के साथ बदलने से 1000 एथर संचय की एक समान वृद्धि हुई, जो अवशोषित एथर के स्तर से मेल खाती है। खोपड़ी, हाथ, पैर, धड़, कुल मिलाकर 4 खंड, संभावित 4000 ईथर के लिए। अगले दायरे में आगे बढ़ने से पहले चरम पर एक एथर विल मैगस 15000 एथर तक जमा हो सकता है और अन्य तरीकों से और भी अधिक। रिचर्ड के लिए, जिसके पास पहले केवल 1000 थे, इसे एक लाभ ने उसकी ताकत दोगुनी कर दी। आगे बढ़ने के बाद से उसने किसी भी एथर को शामिल नहीं किया था, जिससे वृद्धि और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन ये सिर्फ संख्या नहीं थी। एथर खोपड़ी की हड्डी से कुछ बहुत बड़ी चीज निकली, एक छठी इंद्रिय। उसके भीतर एक नई क्षमता जागृत हुई, आंखों, कानों या मुंह पर निर्भर हुए बिना देखने, सुनने और बोलने की क्षमता। टेलीपैथी की तरह, लेकिन अधिक तीव्र, अधिक बहुमुखी। इससे वह अपनी आवाज सीधे दूसरों के मन में पहुंचा सकता था। यही कारण है कि खोपड़ी सबसे अधिक मूल्यवान थी। ओलिविया ने गर्मजोशी से कहा, मजबूत बनने के लिए बधाई। ये कुछ भी नहीं है, रिचर्ड ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। आप एक वास्तविक चुनौती के लिए तरस रहे होंगे। एप्पल टाउन आपके लिए बहुत छोटा है। वैली नाइट सिटी आपके लिए कहीं बेहतर होगी। यहीं पर प्रतिभाएं इकट्ठा होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से योग्य विरोधियों से मुकाबला करने के लिए आपको बड़े बच्चों का सामना करना होगा। ओलिविया की आवाज में चिढ़ाने वाली धार थी, लेकिन रिचर्ड ने अपना सिर हिला दिया। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह, ओलिविया की आंखें चमक उठी, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, जैसे उसने अनुमान लगा लिया हो कि रिचर्ड के पास कोई गहरा कारण है। क्या मैं अब जा सकता हूँ? रिचर्ड खड़ा था। हाँ, बिल्कुल। आखिरकार यह मेरा घर नहीं है, इसलिए यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता हो। रिचर्ड, वह दरवाजे की ओर चला, तभी उसका सामना विलियम और उसकी नौकरानी एल्सा से हुआ। दोनों सदमे से ठिठक गए। तब विलियम का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। अरे लड़के, मेरी मौसी के घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह चिल्लाया। रिचर्ड चुप हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि ओलिविया पहले ही गायब हो चुकी थी। उसके मन में एक अभिशाप उठा। मैं जल्द ही उसे इसका भुगतान कर दूंगा, उसने कड़वाहट से सोचा। साथ ही उन्होंने विलियम के प्रति असहायता का भाव प्रकट किया। फिर अपने छोटे से हाथ के अचानक धक्के से उसने उसे धक्का दे दिया। ये कमजोर, महत्वहीन लग रहा था, फिर भी विलियम एक भारी गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिर गया। युवा मास्टर, एल्सा भयभीत होकर उसकी ओर दौड़ी। रिचर्ड नजरों से ओझल होते हुए एक साइड वाली गली में चला गया। अब तक वह समझ गया था कि भीड़ के बीच रहने का मतलब मुसीबत पर मुसीबत में फंसना है। केवल पर्पल रोज विलेज में ही वह बेफिक्र रहा, क्योंकि वहां किसी ने भी उसे पार करने की हिम्मत नहीं की। घुमावदार गलियों से होते हुए रिचर्ड आसानी से मिस्टर जो के घर वापस आ गया। बूढ़ा आदमी सोफे पर सो रहा था। रिचर्ड ने उसके कंधे को थपथपाया और उसे झटका देकर सीधा खड़ा कर दिया। मालिक, मिस्टर जो आश्चर्य से बोले। चलो चलें, हम घर जा रहे हैं, रिचर्ड ने कहा। अब बूढ़े ने हतप्रभ होकर अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन रिचर्ड ने आगे कुछ नहीं कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। यदि जो ने उसका अनुसरण नहीं किया तो रिचर्ड उसके बिना ही चला जाएगा। एथेना सो नहीं रही थी, बाहर आराम से घास खा रही थी। रिचर्ड तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ गया, जिससे जो को जल्दी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रुको बॉस, उसने पीछे से चढ़कर पुकारा। तभी एथेना हरकत में आई, लेकिन रिचर्ड ने अपनी गति स्थिर रखी। शहर के अंदर भागना केवल और अधिक समस्याओं को आमंत्रित करेगा। विलियम के लिए, रिचर्ड ने बमुश्किल उसके बारे में दोबारा सोचा। कौन जानता था कि क्या वह उसका पता भी लगा पाएगा। साथ ही मामला नहीं बढ़ेगा। उस घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, रिपोर्ट करने के लिए कोई अपराध नहीं था। शहर से बाहर जाते समय रिचर्ड ने राहगीरों पर नजर डाली। वाह, उसने अपनी छठी इंद्रिय को बाहर की ओर फैलाया, सभी दिशाओं में 20 मीटर तक फैलाया। अदृश्य, अज्ञात, फिर भी उसके लिए इसने सब कुछ प्रकट कर दिया। प्रत्येक विवरण, प्रत्येक ध्वनि, यहां तक कि आंखें बंद करके भी। सबसे अच्छी बात यह है कि वह मन से मन की बात कह सकता है। रिचर्ड ने एक अफवाह फैलाने की योजना बनाई कि उसने ओलिविया द्वारा मजबूर होकर डार्क फॉरेस्ट की कब्र से स्लेव सील ले ली थी और उसे पहले ही उसे सौंप दिया था। लेकिन वह इंतजार करेगा। एक बड़ी भीड़ की जरूरत थी। बूढ़े आदमी, क्या आप अंधेरे जंगल में बिल्ली की कब्र के बारे में कुछ जानते हैं? रिचर्ड ने पूछा। मम्मा, हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, जो ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। वे कहते हैं कि यह लेडी रेबेका का था। एक आदिम जानवर, एक आदमी के रूप में बुद्धिमान। लेडी रेबेका ने इसे बड़ी कीमत पर खरीदा, इसे गुलाम बनाया और अक्सर इसे काम पर भेजा। 1 सप्ताह पहले उसने डार्क फॉरेस्ट के लिए और अधिक जानवरों को लाने के लिए इसे यहाँ एप्पल टाउन भेजा था। इसके आदेश के तहत जंगली जीव वश में हो गए, लेकिन यहाँ शहर में बिल्ली की अचानक मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि इसे जहर दिया गया था। शायद लेडी रेबेका पर कब्जा कर लिया गया था, क्योंकि उसने इसे पुनः प्राप्त करने के लिए किसी को नहीं भेजा था। उसने केवल शहर के स्वामी को इसे दफनाने का आदेश दिया था। तब शायद ओलिविया ही वह थी जिसने इसे जहर दिया था, रिचर्ड ने अंधेरे से सोचा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बात उसकी मां से वापस जुड़ेगी। लेकिन इसका मालिक कोई भी हो, एक बात स्पष्ट थी, ओलिविया ने उसका इस्तेमाल किया था।
रेबेका ने संभवतः स्लेव सील को चारा के रूप में जानबूझकर कब्र में छोड़ दिया होगा। जिसने भी इसे लेने का साहस किया वह स्वयं अपराधी के रूप में उजागर हो जाएगा। आखिरकार उस नारंगी बिल्ली पर चोरी करने लायक और कुछ भी नहीं था। उसे एक लक्ष्य के बिना कोई भी इसे नहीं मार पाएगा। ओलिविया ने सोचा होगा, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, एक 7 साल का लड़का इतनी गहराई से नहीं सोचेगा। इसलिए उसने उसका इस्तेमाल किया। वास्तव में एक चालाक लोमड़ी। मुझे पता होना चाहिए था, ये देखते हुए कि वह अपना पैसा कैसे कमाती है, रिचर्ड ने गंभीर रूप से सोचा। जल्द ही एथेना उन्हें शहर के बड़े द्वार तक ले गई, जो खुला खड़ा था। दोपहर का समय था, हर उम्र के लोग अंदर और बाहर आते रहे। रिचर्ड ने फैसला किया, ये खबर फैलाने के लिए एकदम सही जगह है। अध्याय 28 अनुग्रह। जैसे ही वह गेट से गुजरा, रिचर्ड भीड़ में घुल मिल गया। उसकी छोटी सी आकृति तुरंत नजरों से ओझल हो गई। वहां आसपास के गांवों से भी कई बच्चे थे, जिन्हें उनके माता पिता अपने साथ लाए थे। मैं रिचर्ड हूं, जिसने अंधेरे के जंगल में 1000 अंक एकत्र किए थे। मुझे ओलिविया स्काइलाइट ने लेडी रेबेका की बिल्ली की लाश से स्लेव सील लेने के लिए मजबूर किया था, और वह सील अब उसके हाथों में है। रिचर्ड ने 20 मीटर के दायरे में सभी को संदेश भेजा। वहां के अधिकांश लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने उत्तरी अंधेरे के जंगल में हुई घटना के बारे में भी नहीं सुना था, लेकिन वे जानते थे या नहीं, यह अप्रासंगिक था। अब उन्हें पता चल गया था और इसका चर्चा का विषय बनना तय था। भले ही ओलिविया ने उसकी पहचान उजागर कर दी हो, रिचर्ड को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जो था उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अभी किसने बोला? किसी को आश्चर्य हुआ। रिचर्ड, क्या उसने सचमुच अंधेरे के जंगल में 1000 अंक जुटाए थे? तो वह वही था जिसने स्लेव सील ली थी। कितना साहसी! यह ओलिविया स्काइलाइट ही थी जिसने उसे मजबूर किया। क्या यह वह महिला हो सकती है जिसने लेडी रेबेका की बिल्ली को जहर दिया था? जब लोग फुसफुसा रहे थे, रिचर्ड पहले ही जा चुका था और मिस्टर जो ने कुछ भी नहीं सुना था। वह अपने घोड़े पर बैठा और उसे तेजी से दौड़ाया। उसके द्वारा कहे गए शब्द तेजी से फैल गए, दूसरी अफवाह में विलीन हो गए कि वह केवल 7 वर्ष का था। जितना अधिक लोग बोलते थे, उतनी ही तेजी से यह ओलिविया के कानों तक पहुंचता था, जो लगभग कभी भी स्थिर नहीं रहती थी, हमेशा शहर में घूमती रहती थी। वह अभी एक दुकान से बाहर निकली ही थी कि उसने एक समूह को बात करते हुए सुना। ओलिविया स्काइलाइट, मैं हमेशा से जानता था कि वह साहसी थी। वह बहुत पहले से मजबूत लोगों के साथ खेल रही थी, लेकिन वे सभी उसे सबक सिखाने में असफल रहे। अंत में वह उनसे भी आगे निकल गई, लेकिन इस बार वह गंभीर संकट में है। जब उसके नाम का उल्लेख किया गया तो ओलिविया सहज रूप से बीच में ही रुक गई, हालांकि बोलने वाले लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मम्मा, सबसे अधिक संभावना है कि वह वही है जिसने लेडी रेबेका की बिल्ली को जहर दिया था। एप्पल टाउन इतना बड़ा नहीं है, ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो ऐसा कर सके। लेकिन लेडी रेबेका को उकसाने के लिए, उस महिला के लिए चीजें अच्छी नहीं होंगी। मुझे लगता है कि इस बार वह इतनी होशियार नहीं थी। एक बच्चे को उसके लिए काम करने के लिए मजबूर करना, केवल उस बच्चे के लिए उसके रहस्य को उजागर करने के लिए। लेकिन वह लड़का भी अविश्वसनीय है। वह केवल 7 वर्ष का है, फिर भी ऐसा लगता है कि वह पहले से ही एक सच्चा जादूगर है। हाँ, उसकी शक्ति बहुत अधिक है। एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि उसके पास पहले से ही अपने सभी एकत्रित एथा को नियंत्रित करने की इच्छा शक्ति है। रिचर्ड, वह वास्तव में है। ओलिविया के गाल लाल हो गए जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वह दूसरों को कैसे बता सकता था, वही ये भी कैसे कह सकता था कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की? क्या उन्हें भागीदार नहीं बनना चाहिए था? क्या उसने उसे कोई मूल्यवान चीज नहीं दी थी? वाह! बेचैनी से उबरकर ओलिविया गायब हो गई। एप्पल टाउन और नाइट वैली सिटी के बीच की दूरी दूर लग सकती है, लेकिन बड़ी खुशखबरी तुरंत आ गई। कुछ लोगों ने आश्चर्यजनक गति से उड़ने वाले वाहक कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजे। कुछ ही घंटों के भीतर रिचर्ड का नाम नाइट वैली सिटी के ऊपरी हलकों में फैल गया। एक 7 साल का लड़का जो पहले ही एथरविल के दायरे में पहुंच चुका था, ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी गई थी। सुनने वालों में श्रीमती विल्सन भी शामिल थी, जिन्हें सीधे लेडी रेबेका के घर के एक नौकर से जानकारी प्राप्त हुई, यहां तक कि सीधे एप्पल टाउन से भेजे गए पत्र के रूप में भी। नौकर से खबर खुद रेबेका तक जानी चाहिए थी, लेकिन श्रीमती विल्सन के लिए यह कोई साधारण बात नहीं थी। लड़के का नाम रिचर्ड था और वह 7 साल का था। उसने तुरंत अनुमान लगाया ये वास्तव में रिचर्ड था, लेकिन वह नाम, ये वही नाम था जो रेबेका अपने बच्चे के जन्म से पहले उसके लिए चाहती थी। श्रीमती विल्सन ने स्वयं सिस्टर लिसा को बताया था कि उस समय बच्चे का नाम रिचर्ड था। क्या युवा मास्टर वास्तव में एथरविल के दायरे तक पहुंच चुका होगा? उस समय मुझे लगा कि उसने बहुत सारा एथर इकट्ठा कर लिया है, लेकिन ये बहुत तेज है, उसने सोचा। अगर मैडम ये सुनेगी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? भले ही उसे अपने बेटे के भाग्य की कभी परवाह नहीं थी, लेकिन वह शायद ही उसका नाम और उम्र भूल सकती थी। श्रीमती विल्सन बेचैन हो गई। रेबेका से ऐसी बात छुपाना खतरनाक होगा। वह अंततः इसके बारे में वैसे भी सुनेगी। बहुत झिझक के बाद श्रीमती विल्सन ने उसे बताने का फैसला किया। वह भव्य महल की दूसरी मंजिल पर एक दरवाजे तक चली गई। दस्तक, दस्तक, मैडम, यह मैं हूँ। उसने फोन किया। प्रवेश करें। मैं व्यस्त नहीं हूँ।
भीतर से एक ठंडी आवाज गूंजी। श्रीमती विल्सन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। काले गाउन में एक काले बालों वाली महिला खिड़की के पास बैठी चाय पी रही थी। वह ऐसी दिखती थी मानो वह 20-20 के आसपास की हो, फिर भी उसमें एक परिपक्व आभा थी। उसकी अभिव्यक्ति बहुत अधिक उदासीन थी। वह स्वयं जीवन से पूरी तरह से अलग लग रही थी, जैसे कि अगर दुनिया ढह भी जाए तो भी वह स्थिर रहेगी। उसकी आंखें ठंडी थीं और स्पष्ट महत्वाकांक्षा से भरी हुई थीं। यह सब उसके पीले सुंदर चेहरे से पूरी तरह मेल खाता था। यह क्या है, श्रीमती विल्सन? रेबेका ने पूछा। मैडम, मुझे अभी एप्पल टाउन से जानकारी मिली है, एक नई प्रतिभा के बारे में और किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिस पर आपकी बिल्ली को मारने का संदेह है, श्रीमती विल्सन ने उत्तर दिया। पत्र निकालकर रेबेका को सौंप दिया ताकि वह इसे स्वयं पढ़ सके। रेबेका ने पत्र स्वीकार किया और पढ़ना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। बस वह प्रतिक्रिया ही श्रीमती विल्सन के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी थी। लेकिन अंत में रेबेका की प्रतिक्रिया आगे नहीं बढ़ी। ओलिविया स्काईलाइट को खोजने के लिए लोगों को भेजे और वह प्रतिभाशाली, मुझे लगता है कि वह एक महान प्रतिभा है। भले ही वह एक कोडेक्स का प्रशिक्षण ले रहा है जो टिया एक एथर को अवशोषित करता है, उसकी प्रतिभा अभी भी बहुत बहुत अधिक है। यदि उसकी पहचान मिल जाती है तो उसे भर्ती करें। जब तक वह सहमत न हो जाए उसे कोई भी प्रस्ताव दें। यदि आवश्यक हो तो उसे बताएं कि वह मेरी बेटी से शादी कर सकता है। मैं उसे प्रशिक्षित करूंगी और बेहतर कोडेक्स के साथ फिर से शुरुआत करूंगी, उसने कहा। उस पर श्रीमती विल्सन ने यह सोचते हुए जोर से निगल लिया कि क्या इस महिला को बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि यह उसका अपना बेटा था। लेकिन सोचने पर उसे एहसास हुआ रेबेका को यह भी नहीं पता था कि उसके बच्चे को किस अनाथालय में भेजा गया था और अब वह उसे भर्ती करना चाहती थी, यहां तक कि उसकी शादी अपनी बेटी से कराने के लिए भी जा रही थी। वह बेटी उनकी असली संतान नहीं थी, बल्कि उनकी गोद ली हुई बेटी थी, नाइट वैली सिटी का उभरता सितारा। वह भी 7 साल की थी, फिर भी मूनशेडो परिवार के सभी संसाधनों के साथ वह अभी भी एथरविल के दायरे से बहुत दूर थी। वर्तमान में उसने केवल लगभग 500 एथर ही एकत्र किए थे, अभी भी बहुत दूर है। एक लंबी चुप्पी के बाद श्रीमती विल्सन ने सिर हिलाया। वह घूमी और एक कदम आगे बढ़ाते हुए सोच रही थी कि क्या होगा अगर रेबेका को पता चले कि रिचर्ड एक कोडेक्स का प्रशिक्षण ले रहा है जो टियर 3 एथर को अवशोषित करता है। ग्रेस को यहां बुलाओ, श्रीमती विल्सन के दरवाजे पर पहुंचते ही रेबेका ने कहा। बाद वाले ने फिर सिर हिलाया। कुछ ही समय बाद एक काले बालों वाली लड़की जो शैली में रेबेका जैसी दिखती थी, दरवाजे पर दिखाई दी। कम उम्र में भी उसकी असाधारण सुंदरता स्पष्ट थी और उसका ठंडा व्यवहार रेबेका के समान था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके बाल बिल्कुल सीधे थे, उसके बाल उसके माथे को ढकने के लिए बड़े करीने से गिर रहे थे और उसकी रक्त लाल आंखें कभी कभी यह आभास देती थी कि वह पूरी तरह से इंसान नहीं थी। अध्याय 29 घटना। माँ। युवा लड़की ग्रेस ने रेबेका का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। रेबेका हमेशा से अपने बच्चे का पालन पोषण करना चाहती थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसके पास इसके लिए प्रतिभा की कमी थी। उसके और ग्रेस के बीच चीजें सख्त और दूर की थीं। अगर ग्रेस उनकी जैविक बेटी होती तो भी शायद ऐसा ही होता। रेबेका ने रिचर्ड का जिक्र करते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी उम्र का एक लड़का है जो पहले ही एथरविल के दायरे तक पहुंच चुका है। भले ही उसने किसी चीज पर भरोसा किया हो या भाग्य के एक झटके से लड़खड़ा गया हो, इससे यह तथ्य नहीं बदलेगा कि उसकी उपलब्धि आपसे आगे निकल गई है। ग्रेस उसकी बातों से थोड़ा चौंक गई, लेकिन चूंकि वह ठंडे भाव रखने की आदी थी, इसलिए उसका आश्चर्य केवल एक पल के लिए ही रहा और मुश्किल से दिखाई दे रहा था। रेबेका ने आगे कहा, मैं उस लड़के की पहचान पता चलने के बाद उसे अपने पास भर्ती करने का इरादा रखती हूँ और उसके बाद आपकी उससे सगाई हो जाएगी। हालांकि केवल 7 वर्ष की उम्र में ग्रेस ने बेहतरीन शिक्षा प्राप्त की थी। उसकी अंतर्दृष्टि अधिकांश वयस्कों की तुलना में अधिक थी। वो समझ गई थी कि भविष्य की मांग क्या है, कि बचपन के दौरान उसे अथक परिश्रम करना चाहिए ताकि बड़े होने पर वह एक अच्छा जीवन सुरक्षित कर सके। ये जानते हुए कि वह केवल रेबेका की गोद ली हुई बेटी थी, उसने उसे और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। फिर भी जब उसकी शादी तय हो रही थी तो उसे शांत रहना मुश्किल हो रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके बारे में उसने केवल सुना था और कभी नहीं मिली थी। दुर्भाग्य से उसे लंबे समय से यह शर्त दी गई थी कि वह रेबेका के आदेशों की कभी अवहेलना नहीं करेगी। बिना कुछ समझे उसने सिर हिलाया। मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन अगर तुम में सचमुच क्षमता है तो तुम मना कर सकते हो, रेबेका ने ग्रेस को अपनी किस्मत खुद तय करने का रास्ता देते हुए कहा। लेकिन यह एक ऐसा रास्ता था जिस पर वह केवल अपनी ताकत से ही चल सकती थी। आप जा सकते हैं, रेबेका ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराया। अनुग्रह चला गया, अनगिनत विचारों के बोझ से दबी हुई रेबेका उसे जाते हुए देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। यदि आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते तो आपको मेरे पक्ष में सर्वश्रेष्ठ लाने में मेरी मदद करनी होगी, वह धीरे से बुदबुदाई। वह वास्तव में एक सशक्त दत्तक पुत्री चाहती थी। ग्रेस वह सर्वश्रेष्ठ थी जो उसे मिल सकती थी। यदि उसे रिचर्ड मिल जाता तो वह स्वाभाविक रूप से उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में चुन लेती। जैसे ही वह अकेली थी और पत्र में दी गई जानकारी दोबारा पढ़ने लगी, अचानक उसके चेहरे पर संदेह के भाव प्रकट हुए।
रिचर्ड 7 साल, उसने धीमी आवाज में कहा। आखिरकार उसे उस बच्चे की याद आ गई जिसे उसने जन्म दिया था। क्या तब से 7 साल नहीं हो गए? जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह खुद को रोक नहीं पाए और उसे अजीब सा ख्याल आया कि यह लड़का उसका बेटा हो सकता है, लेकिन एक पल बाद उसने अपना सिर हिला दिया। यह सोचना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, उसने शांत हंसी के साथ कहा, जो असामान्य था क्योंकि वह लगभग कभी नहीं हंसती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिचर्ड एथेना के साथ पर्पल रोज विलेज वापस आ गया। एप्पल टाउन में उसने जो किया उससे वह परेशान नहीं था, लेकिन वास्तव में उसे चिंता थी कि सिस्टर लिसा या उसके पूर्वज चिंतित हो सकते हैं क्योंकि उसे बहुत समय हो गया था। आखिरकार उसने अपने पूर्वज को इस बारे में नहीं बताया था। निश्चित रूप से बूढ़ा व्यक्ति सोच रहा होगा कि वह इतने दिनों से क्यों नहीं आया। दोपहर के समय एथेना के लिए यात्रा आसान थी। उसकी गति रात की तुलना में तेज थी और ऊपर के रास्ते उसे बिल्कुल भी नहीं थकाते थे। जैसे ही वे अन्य गांवों से गुजरे, रिचर्ड ने अंततः देखा कि वे पर्पल रोज विलेज, विशेषकर रेड व्हीट विलेज की तुलना में कितने अधिक समृद्ध थे। प्रत्येक गांव के चारों ओर गेहूं के विशाल खेत फैले हुए थे, चमक लाल रंग की, उनकी गुणवत्ता सामान्य अनाज से कहीं बेहतर थी। रिचर्ड को एथेना की गति धीमी करनी पड़ी क्योंकि सड़कें खेलने वाले बच्चों से भरी हुई थी। उनमें से कई उसकी उम्र के थे, लेकिन शायद इसलिए कि उनका जीवन आरामदायक था, माता पिता और परिवारों के साथ वे अनाथों की तुलना में कहीं अधिक बचकाने लगते थे। रिचर्ड उन्हें देखने की जहमत नहीं उठा सकते थे। वह आगे बढ़ता गया और दृश्यों पर नजरें गड़ाए रहा। इस बीच बच्चे उसे आश्चर्य से देखते रहे। एक लड़का इतना छोटा फिर भी इतने बड़े घोड़े पर सवार था। और जो रिचर्ड को आश्चर्य हुआ, किसी ने अचानक मिस्टर जो को पुकारा। वह एक बुजुर्ग आदमी था, लंबा लेकिन बेहद मोटा, जिसने ऐसा वस्त्र पहना हुआ था जो एक ग्रामीण के लिए बहुत शानदार लग रहा था और एक रईस के लिए अधिक उपयुक्त था। यह क्या है, बूढ़ा भालू? श्री जो ने पूछा। उनकी अभिव्यक्ति में स्पष्ट नाराजगी दिख रही थी। रिचर्ड को नहीं पता था कि क्या यह वास्तव में उसका नाम है, लेकिन यह उस पर काफी फिट बैठता था, लंबा मोटा भालू की तरह। और जो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जुए में हारने के लिए तुम अभी भी मेरे प्रति द्वेष रखोगे, ओल्ड बियर ने उत्तर दिया, जिससे जो का चेहरा और अधिक गहरा हो गया। मैं आपको केवल ये बताना चाहता था, आज सुबह पक्षियों का एक झुंड पहाड़ से नीचे उतरा, मानो सामूहिक रूप से पलायन कर रहा हो। 10 साल पहले भी यही हुआ था और 2 दिन बाद भयानक जानवरों की एक भीड़ आपके गांव के आसपास दिखाई दी। आपको और आपके लोगों को जल्दी से खाली कर देना चाहिए। क्या? जो की आंखें चौड़ी हो गईं। यह असंभव है। बूढ़े भालू, इतनी गंभीर बात का मजाक मत करो। मुझ पर झूठ बोलने का आरोप मत लगाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बारे में झूठ बोलूंगा? वह मोटा बूढ़ा आदमी बेहद गंभीर दिख रहा था, इतना कि रिचर्ड की भौहें सिकुड़ गईं। इससे पहले कि जो कुछ और कह पाता, रिचर्ड ने एथेना की लगाम खींचकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बूढ़े आदमी, 10 साल पहले किस तरह के जानवर दिखाई दिए थे? रिचर्ड ने पूछा। अंधेरे जंगल में जानवरों के समान, कुछ और भी बदतर। सौभाग्य से लिसा उस समय भी स्काई आर्मर लीजन की सदस्य थी। उसे लगा कि कुछ गलत है, इसलिए उसने समय पर अपने साथियों को बुलाया। अन्यथा पूरे गांव का कत्लेआम हो सकता था। जो ने बेदम होकर जवाब दिया। उसकी आवाज में घबराहट फैल गई। क्या आप जानते हैं कि उनके प्रकट होने का कारण क्या था? रिचर्ड ने दबाव डाला। पर्पल रोज विलेज और उसके पड़ोसियों के पास जानवर अनसुने नहीं थे। रात में कभी कभी उनकी चीखें सुनी जा सकती थी, लेकिन कुल मिलाकर ये पहाड़ सुरक्षित माने जाते थे। यहाँ अधिकांश जानवर केवल टिया एक थे, शायद ही कभी टिया एक जोड़, और अक्सर साहसी लोगों द्वारा उनका शिकार किया जाता था, जिससे वे और भी दुर्लभ हो जाते थे। पहाड़ स्वयं राज्य द्वारा संरक्षित थे क्योंकि वे बहुमूल्य फसलें पैदा करते थे। वहां कभी भी बड़े पैमाने पर जानवरों का जमावड़ा नहीं हुआ था। निश्चित रूप से किसी असामान्य चीज के कारण ये हुआ। मुझे इसका कारण नहीं पता। शायद लिसा को पता है, जो ने आगे देखते हुए बुदबुदाया। रिचर्ड ने पूछना बंद कर दिया। ये बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं जानता था। वह पिछली घटनाओं का मात्र एक गवाह था। रेड व्हीट विलेज से उन्हें पर्पल रोज विलेज पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। बूढ़ा भालू झूठ नहीं बोल रहा था। ग्रामीण साफ तौर पर बेचैन थे। हर कोई अपने घरों के बाहर खड़ा था, हालांकि बच्चे अभी भी खेल रहे थे, इस बात से अनभिज्ञ कि एक जानवर भी कितना भयानक हो सकता है। भीड़ की तो बात ही छोड़िए। यहाँ उतरो। रिचर्ड ने जो को उतरने का आदेश दिया। इसके बाद वह सीधे अनाथालय पहुंचे। अंदर बच्चे अपनी सामान्य गतिविधियां कर रहे थे। रिचर्ड ने पूछा कि सिस्टर लिसा कहाँ है, और उन्होंने कहा कि वह अंदर है। जब रिचर्ड ने अंदर कदम रखा तो उसने खुद सिस्टर लिसा को पाया। उसके चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। अध्याय 30। बस एक छोटी सी बात। महिला उसे देखकर चौंक गई, लेकिन फिर राहत महसूस की। रिचर्ड, भगवान का शुक्र है कि आप यहाँ हैं। जल्दी करो, मुझे एक पत्र लिखने में मदद करो, उसने जल्दी से कहा, स्पष्ट रूप से यह पूछने के मूड में नहीं थी कि वह कई दिनों के बाद ही क्यों लौटा है। बहन, क्या यह सच है कि जानवरों का झुंड आ रहा है? रिचर्ड ने जवाब में पूछा। तो आपने पहले ही सुना है? हाँ, यह सच है, वहां जानवरों का झुंड हो सकता है। 10 साल पहले वे पक्षियों के चले जाने के 2 दिन बाद दिखाई दिए थे, सिस्टर लिसा ने उत्तर दिया। वह कागज और स्याही खोजते हुए उत्सुकता से अपने बाल खुजलाने लगी। वे कहां से आते हैं?
उनके प्रकट होने का कारण क्या है? क्या ये क्षेत्र सुरक्षित नहीं माना जाता है? रिचर्ड ने उत्तर के लिए दबाव डाला। मुझे नहीं पता। 10 साल पहले की हमारी जांच से कुछ नहीं निकला। ऐसा लगता था कि जानवरों का झुंड कहीं से भी प्रकट होता है। यह सुनकर रिचर्ड ने फिर से अपनी भौहें सिकोड़ ली। तो सिस्टर लिसा और स्काई आर्मर लीजन में उनके साथियों को भी नहीं पता था। उस क्षण सिस्टर लिसा को अंततः कागज और स्याही मिल गई। उसने उन्हें रिचर्ड को सौंप दिया। जल्दी ये लिखो, भाई कार्लोस, पर्पल रोज विलेज पर फिर से जानवरों की भीड़ द्वारा हमला किया जा सकता है। कृपया कमांडर को इसके बारे में सूचित करें। रिचर्ड ने अनिच्छा से सामग्री ली और मेज पर जाकर वही लिखा जो सिस्टर लिसा ने कहा था। हालांकि उसने इस दुनिया में कभी लिखना नहीं सीखा था, फिर भी उसे हर अक्षर का आकार याद हो गया था। वह स्वाभाविक रूप से लिख सकता था, हालांकि उसका हाथ कठोर था और परिणाम बहुत अच्छा नहीं था। इसे पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति इसकी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट से नाराज हो सकता है, लेकिन सिस्टर लिसा के लिए, जो पढ़ नहीं सकती थी, यह पहले से ही असाधारण था। उसने जल्दी से कागज लिया और जल्दी से चली गई। स्पष्ट रूप से उसे कबूतर के साथ भेजने का इरादा था। अकेला रह गया रिचर्ड सोच में पड़ गया, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। अंत में उसने अनाथालय छोड़ दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने पूर्वज से मिलने के लिए जंगल में चला गया, जिनसे वह काफी समय से मिलने नहीं गया था। रिचर्ड को कभी कभी चिंता होती थी कि अगर वह बूढ़ा आदमी उससे मिलने नहीं आया तो वह गायब हो सकता है। सौभाग्य से वह आदमी अभी भी वही था, एक ताजा बनी कुर्सी पर आराम कर रहा था। वह भुनी हुई बत्तख खा रहा था और न जाने कहां से शराब पी रहा था। ओह रिचर्ड, तुम आखिरकार वापस आ गए। वह आदमी उसे देखते ही तुरंत उठ बैठा। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? रिचर्ड ने पूछा। इस सवाल ने एल्ड्रिक को हंसा दिया। लड़के, क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? अब आओ, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पूर्वज ने एक बार वर्ल्ड मैजिक एथर के लिए प्रतिस्पर्धा की थी, और मैं विपत्ति के सागर में इतने लंबे समय तक सोने के बाद भी जीवित हूँ। इस तरह के जंगल में मुझे संभवतः क्या खतरा हो सकता है? ओह, ऐसा लगता है कि तुमने एथरविल का गठन किया है। क्या आपकी बाहर की यात्रा से तुम्हें बहुत लाभ हुआ? रिचर्ड में अंतर महसूस करते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। दादाजी, आप जानते थे कि मैं बाहर गया था? रिचर्ड ने पूछा। बेशक मुझे पता था। जब आप कई दिनों तक नहीं आए तो मैं चुपचाप आपके गांव में घुस गया और सुना कि आप एक शहर में चले गए हैं, एल्ड्रिक ने उत्तर दिया। रिचर्ड ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे इससे बहुत लाभ हुआ। वैसे दादाजी पक्षी पहाड़ छोड़कर चले गए। मैंने सुना है कि 10 साल पहले जब ऐसा हुआ था, जानवरों का झुंड अचानक गांव के चारों ओर आ गया था। ऐसा लगता है कि यह फिर से होगा। आपकी राय में इसका क्या कारण है? बस एक छोटी सी बात, एल्ड्रिक ने रिचर्ड को भ्रमित करते हुए कहा। आप देखते हैं, अगर आसमान गिरता है तो महान लोगों को इसे संभालने दें। यदि यह एक छोटी समस्या है तो इसे छोटे लोगों पर छोड़ दें। यह केवल एक छोटी सी बात है, आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या उन्होंने 10 साल पहले भीड़ से नहीं निपटा था? इस बार उन्हें इसे फिर से संभालने में सक्षम होना चाहिए। रिचर्ड, दादाजी, ऐसा लगता है कि आपको चुटकुले बनाने में मजा आता है, रिचर्ड ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति मुस्कुराहट और मुस्कुराहट के बीच बंटी हुई थी, लेकिन एल्ड्रिक ने इशारे से उसे कुर्सी पर बुलाया। बैठो, चलो तुम्हारे प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं। तुमने बहुत सुधार किया है। क्या तुमने मूनशैडो के कोडेक्स और मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए 2 आर्केन में महारत हासिल कर ली है? रिचर्ड ने उत्तर दिया, मैंने उन पर महारत हासिल करना शुरू कर दिया है। कितना? एल्ड्रिक ने दबाया। उनमें से 100 शैडो मॉन्स्टर्स के साथ मेरी प्रगति सबसे तेज रही है। जैसे ही उसने ये कहा, रिचर्ड ने अपना हाथ हिलाया। वाह! उन्होंने छाया ऊर्जा जारी की जो तुरंत 8 विशाल छाया शेरों में बदल गई, जो सामान्य शेरों से 5 गुना बड़े थे। पिछली बार की तुलना में वे कहीं अधिक बड़े थे, क्योंकि रिचर्ड का एथर 2 गुना हो गया था। यह देखकर एल्ड्रिक की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके लिए यह अकल्पनीय था, लेकिन रिचर्ड के लिए यह कुछ खास नहीं था। दादाजी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बहुत प्रगति की है। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि वे जानवर कैसे दिखते हैं? रिचर्ड ने फिर पूछा। मैंने आपको पहले ही बताया था, यह सिर्फ एक छोटा सा मामला है। आपको छोटी छोटी बातों पर खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है, एल्ड्रिक ने फिर से उत्तर दिया, जिससे रिचर्ड ने अपनी आंखें घुमा ली। समस्या ये थी कि एल्ड्रिक ने वास्तव में इसे एक तुच्छ मुद्दे के रूप में देखा, जो ध्यान देने योग्य नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह कुछ छिपा रहा था, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। रिचर्ड कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर कुछ याद आया। दादाजी, आप ब्लैक हॉट सोल के बारे में क्या सोचते हैं? ये कुछ उल्लेखनीय है। ड्रैगन नाइट्स अजेय बनने के लिए इस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ये दिल को छिपी हुई शक्ति इकट्ठा करने की क्षमता देता है। अगर मेरे पास ये होता तो मैं और भी मजबूत हो सकता था, एल्ड्रिक ने इस बार गंभीरता से कहा। लेकिन ब्लैक हॉट सोल बहुत अधिक वध की मांग करता है। हत्या के बिना कोई भी हृदय पर शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। यहां तक कि प्रशिक्षण में इसकी सहायता भी वध के बिना उतनी महान नहीं है। फिर भी यदि वध का मतलब अधिक ताकत है तो वध पर कौन आपत्ति करेगा? दुर्भाग्य से ऐसा कहा जाता है कि केवल एक पुस्तक में ब्लैक हॉट सोल बनाने की विधि दर्ज है, और इसका ठिकाना अब अज्ञात है। एल्ड्रिक ने उत्सुकता से रिचर्ड की ओर देखा।
आपने ब्लैक हॉट सोल के बारे में कहाँ सुना? उसने पूछा। यहाँ से, रिचर्ड ने उसे काली किताब दिखाते हुए उत्तर दिया। एल्ड्रिक ने इसे तुरंत छीन लिया, हालांकि रिचर्ड को कोई आपत्ति नहीं थी, उसने पहले ही विधि याद कर ली थी। एल्ड्रिक ने तुरंत उसे खोला, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। आपको ये कहाँ मिला? उसने सांसें तेज करते हुए पूछा। एक परिचित से, जिसका नाम और विशेषताएं मैं उल्लेख नहीं करूंगा, रिचर्ड ने शांति से उत्तर दिया, जिससे एल्ड्रिक इस बार अपनी आंखें घुमाने वाला व्यक्ति बन गया। लड़के, तुम अपने पूर्वजों से रहस्य छुपाने का साहस कर रहे हो, एल्ड्रिक ने चिढ़ते हुए लेकिन स्पष्ट रूप से मजाक करते हुए कहा। उसने समय समय पर भौहें सिकोड़ते हुए काली किताब फिर से पढ़ी। विधि वास्तव में सरल है, लेकिन यह अनुष्ठान। वह बड़बड़ाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर होती जा रही थी। क्या अनुष्ठान में कुछ गड़बड़ है दादाजी? रिचर्ड ने पूछा।